आज हम जानेंगे कि कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में क्या अंतर है। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सेहत संवाद, जहां बात होती है आपकी सेहत और जिंदगी से जुड़े खास मुद्दों पर। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 बार दर्ज है, जिन्होंने 2 लाख से भी अधिक सफल ऑपरेशन कर चिकित्सा जगत में नई मिसाल कायम की है। डॉक्टर सुनील कालड़ा से एक ऐसा नाम जो प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। इनके हुनर ने ना जाने कितनों की जिंदगी बदल दी, चाहे ट्रांसजेंडर समुदाय को नई पहचान देना हो या जेंडर चेंज सर्जरी कर किसी को उसका असली रूप दिलाना हो, या फिर चेहरे पर आई चोट या जलने के बाद नई मुस्कान लौटाना। डॉक्टर सुनील कालड़ा ने हर मरीज को एक नई उम्मीद दी है। आज का हमारा यह शो आपको बताएगा कि कैसे एक डॉक्टर सिर्फ बीमारी नहीं ठीक करता बल्कि इंसान की सोच, आत्मविश्वास और पहचान को भी नया रूप देता है। फिलहाल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही है, लोगों के दिल और दिमाग में आता है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है और कॉस्मेटिक सर्जरी है, क्या अंतर क्या होता है इन दोनों में? देखिए, अंतर ऐसे नहीं है। हम देखें तो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो एक ब्रॉड वर्ड है कि आप बोल सकते हैं कि वो माता पिता जैसे है, और कॉस्मेटिक सर्जरी उसका एक ब्रांच है या बच्चा है। तो ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जिसको सुंदरता के लिए की जाती है उसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम देते हैं। तो एक्चुअल कॉस्मेटिक सर्जरी आती प्लास्टिक सर्जरी के अंदर में ही है और उसका एक ब्रांच है। ऐसे ही कई और भी ब्रांचेस होती हैं। कई हम फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी है जो चेहरे की सर्जरी को करते हैं, हैंड सर्जरी है, बर्न्स की सर्जरी है, माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी है जिसको हम कैंसर में या कोई अंग कट के अलग हो जाता है उसमें करते हैं। तो ऐसी इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और कॉस्मेटिक इसकी एक ब्रांच। कॉस्मेटिक एक ब्रांच है। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो क्या क्या उसमें आते हैं प्लास्टिक सर्जरी में? अगर देखा जाए आपके पास कई लोग आते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या चीज़? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में बहुत ही वाइड वैरायटी के केसेस आते हैं। अगर हम ले कॉस्मेटिक की बात करें तो बाल का झड़ना है, हेयर ट्रांसप्लांट है, चेहरे की झुर्रियाँ हैं, कालापन है, आईब्रोज की ट्रीटमेंट है, आईलिड का मोटा हो गया, पतला हो गया है या कोई खुल नहीं रहा है, या चेहरे में अगर कोई ऐसा है कि पतला चेहरा है, मोटा चेहरा है, उनको करना है, डिम्पल बनाना है, गोरापन करना है, ओठों को कम ज़्यादा करना है, पतला है, मोटा है, जैसा फैशन हो वैसा, गले की झुर्रियों को दूर करना है, गले को पतला करना है, लंबा करना है, या जैसे कई बार लड़कों में चेस्ट बढ़ जाते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, उससे बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई लड़की है उनका ब्रेस्ट अगर छोटा है या बड़ा है बहुत या लूज है तो उनको उसके अकॉर्डिंगली बॉडी के हिसाब से करना। पेट में अगर बहुत ज़्यादा फैट है या उनको 0 फिगर चाहिए, 6 पैक चाहिए किसी को, या प्रेगनेंसी के बाद अगर कुछ लाइंस आ गई हैं तो उनको दूर करना है। इवन फिर हाथ और पैर हैं, इनको सुडौल बनाना है, इनको शेप अप में करना है। कई बार जैसे बाइसेप्स मसल्स हैं या काफ मसल्स होती है लेग की, उनका शेप अप करना है। तो इस प्रकार से ये तो कॉस्मेटिक की हो गई। अगर कोई जन्मजात विकृति है, ओठ कटा है, मुंह टेढ़ा है, या मुंह में और कोई दाग धब्बे है, या उंगलियों में, हाथों में, या अंगूठा ही नहीं है किसी का, उंगलियां कम है, नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हैं, वैसे शरीर के कोई भी बेडौल चीज़ें हों, या जलने के बाद, जलने का ट्रीटमेंट, जलने के बाद की जो विकृतियां हैं चेहरे में, या टेढ़ापन आ जाता है, गर्दन चिपक जाती है, ये भी इसमें आती है। कैंसर के बाद कई बार हम उस अंग को निकालते हैं, या जबड़ा हो, ब्रेस्ट हो, या शरीर का कोई और हिस्सा हो, तो उसको फिर से बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना। वैसे ही अगर दाग धब्बे हैं तो उनको लेजर से ट्रीटमेंट करना। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर चेहरे की हड्डियों में चोट आ गई है, हाथ में चोट है, हाथ की उंगलियों का कोई सर्जरी करनी है, कटे अंगों को जोड़ना है, तो ये सब चीज़ें भी प्लास्टिक सर्जरी में आती हैं। अच्छा, डिमांड की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है, प्लास्टिक सर्जरी या फिर हम बात करें तो आपका कॉस्मेटिक सर्जरी?
देखिए प्लास्टिक ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा है, सब चीज़ उसी में आती है, पर अभी जो प्रचलन है उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड में है। पहले ऐसा था कि कॉस्मेटिक सर्जरी खाली बॉलीवुड स्टार है, हॉलीवुड स्टार हैं या नए सेलिब्रिटीज़ हैं वही कराते थे, पर आज की डेट में कॉस्मेटिक सर्जरी हर किसी की नीड हो गई है, ज़रूरत हो गई है, चाहे उसकी नौकरी हो, बाहर जाना हो, शादी हो, शादी करना हो, जो भी चीज़ें हैं, या उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत कॉमन है और ये हर एज ग्रुप में होती है। ग्रुप अलग अलग उनके माने रिक्वायरमेंट होती है। यंग एज की रिक्वायरमेंट जो है तो थोड़ी अलग होंगी, मिडिल एज की अलग होंगी और ओल्ड एज की अलग होती है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी का डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, एक होता है जैसे चेहरे पर कट लग जाता है या फिर पहले का निशान होता है जो भर नहीं पाता है, उसके लिए किस तरह की सर्जरी होती है? उसके लिए ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। उस दाग को हम एकदम से कई बार गायब नहीं कर सकते, पर कैसे हम उसको 70, 80, 90% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसको निकाल के नया दाग बनाना या उसमें नई स्किन लगाना या उसमें लेज़र ट्रीटमेंट करना, तो ये सब केस टू केस कैसा दाग है, कहाँ पर है, उसके हिसाब से डिसाइड करके ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, बात की जाए, चलिए पहले हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर लें। तो सर से लेकर पैर तक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, लेकिन सर बात की जाए तो बहुत लोग डरते भी हैं क्योंकि इंजेक्शंस लगते हैं कई तरह के और कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो लोगों को लगता है कहीं ऐसा ना हो इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए, फिर दिक्कत आती है। ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली में आजकल क्या है कि बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं जो बहुत भ्रामक एडवर्टीजमेंट करते हैं सोशल मीडिया में कि ये करा लीजिए, ये पार्लर में हो जाएगा, ये डेंटल क्लिनिक में हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। एक्चुअल में जो ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन है और जो लीगल लोग हैं, एक तो उनको देखना चाहिए कि किसके पास प्रॉपर डिग्री है, किसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है और उनके पास सेटअप प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कॉस्मेटिक सर्जरी में कुछ स्पेशल केयर की भी जरूरत पड़ती है, तो उनके पास बैकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए एक कमरे में कराए और चले गए और बाद में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको देखना है कि डॉक्टर का एक सही हो, उसके पास प्रॉपर डिग्री हो, उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का और उसके पास प्रॉपर प्लेस हो जहाँ पर वो करे और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करे। अगर ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे और बहुत जो सोशल मीडिया के विज्ञापन पे लालच की तरफ वैसा ना जाएं तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, हम बात करें जैसे हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें जी। हेयर ट्रांसप्लांट में कई लोगों को देखा गया हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कई ऐसी बातें भी सामने आए कि उसमें भी मौत हो जाती है, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट में सर्जरी करते वक्त भी। तो ऐसी क्या दिक्कतें और परेशानी आती हैं, इसीलिए लोग थोड़ा इससे पीछे बैक हो जाते हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ये हो जाएगा, हम कैसे कराएं? ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि अगर हम अनट्रेंड आदमी से काम कराएं, अनस्किलफुल आदमी है, उसके पास प्रॉपर प्लेस नहीं है, उसके पास बैकअप नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम वैसे ही सेंटर में आई है जैसे जहाँ डेंटल वाले हैं या अनट्रेंड आदमी है एक छोटे से क्लिनिक में कर दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पूरा सेंटर पूरी सुविधा है, ट्रेन डॉक्टर्स हैं, पूरा साफ सुथरा स्टरलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर है जिससे इन्फेक्शन का डर नहीं होता। मान लो किसी को कोई दवाई का रिएक्शन होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास आईसीयू का बैकअप है। तो अभी तो ये गवर्नमेंट की और कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि हेयर ट्रांसप्लांट वैसे ही सेंटर में किए जाएं जहाँ पर आईसीयू बैकअप हो और बहुत ट्रेंड स्टाफ हो, प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर हो। तो अगर ये चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही सेफ ऑपरेशन है। हेयर ट्रांसप्लांट इतना सेफ है कि इसको हम सुबह करते हैं, शाम को भेजते हैं। इसमें कोई ग्लूकोज या कोई ऐसे दवाइयाँ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और प्रॉपरली जो मैंने बताया वो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, बात की जाए मोटापा भी बहुत, जैसे फैट काफ़ी बढ़ जाता है लोगों का, पेट बाहर निकल जाता है, तो इसके लिए भी आप लोग ऑपरेशन कर सर्जरी करते हैं। इसमें कितनी आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कितना सेफ होता है? देखिए, दिक्कतें यही हैं कि लोग इसके बहुत सारी टेक्निक होती हैं। देखो, मोटापा अगर कम करना है तो सबसे पहले तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि लाइफस्टाइल और दिनचर्या को चेंज करें, डाइट एक्सरसाइज पे जाएं। पर ऐसा है कि कई लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, किसी को घुटने का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। या कुछ ऐसे एरियाज के फैट हैं जो पेट के हैं या साइड के फ्लैंक्स के फैट हैं, ये सब नहीं जाते हैं कुछ भी कर लो।
तो इनके लिए अलग अलग विधि होती है। जैसे बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनका BMI बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें बेरेटिक सर्जरी एक कारगर टेक्निक होती है जिससे वेट लॉस होता है। पर ज़्यादातर देखा है हमने 100 में से 80 लोगों को एक लाइपोसक्शन की विधि होती है, उसमें भी एक वेजर लाइपोसक्शन होता है। उसमें जो सेलेक्टिव एरिया के जो फैट होते हैं, चाहे पेट का हो, चाहे साइड के टायर्स हो, चाहे चेस्ट का हो, चाहे गले का हो, हाथ है, पैर है, कहीं के भी हो, उससे इसको हम दूर करते हैं। ऑफ कोर्स हमको केस टू केस डिसाइड करना पड़ता है कि इनके लिए कौन सी टेक्निक सही रहेगी और इसके क्या बाद में प्रिकॉशन रखने हैं, केयर करना है, और इसमें पूरा डिटेल में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत अच्छी यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, बशर्ते जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर आदमी डॉक्टर के द्वारा की जाए। वैसे ही आजकल 6 पैक्स है, जीरो फिगर है, या फैट ग्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं, ये बहुत सारे एरिया में करते हैं जहाँ गाल पतले हैं, ओठ पतले हैं, या आंखों के नीचे अगर गड्ढे आ गए हैं या कुछ हो गए हैं, तो ऐसे ये भी एक बहुत कारगर टेक्निक है। तो प्रॉपर डॉक्टर से ही कराना सेफ होता है और बहुत सेफ टेक्निक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, अभी आपने बताया 6 पैक, तो कुछ लोग जो दर्शक हैं हमारे वो भी सोचेंगे भैया 6 पैक तो अब डॉक्टर भी बना देंगे। तो 6 पैक हो गया, आप कह रहे मसल्स हो गया, बाइसेप्स हो गए, वो लोग भी आप लोग कर देते हैं। तो चलिए आपने कर तो दिया, फिर ये क्या कंटिन्यूसली ऐसे रहता है या फिर उसमें भी चेंज आ जाएगा? हाँ, देखिए अगर मान लो हमने किसी का 6 पैक्स बनाया, हाँ, तो दिखने में 6 पैक्स जैसा रहता है, पर उसको मेंटेन करना पड़ता है। वो एक्चुअली में उसके मसल्स के नहीं रहते, वो फैट से हम उसको कार्विंग करते हैं। तो उनको मेंटेन करना पड़ता है कि 2 किलो से ज़्यादा उनका वजन ना बढ़े, थोड़ा मेंटेन करे खान पान, और उसमें तो परमानेंट मेंटेन रहेगा। अगर दिनचर्या मेंटेन नहीं रही तो वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, फिर से उसको टचिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फिर से टचिंग की जरूरत पड़ती है अगर मेंटेन नहीं करे तो। अगर मेंटेन नहीं करे। अच्छा, कई देखिए समाज में कई ऐसे केस आते होंगे, आप लोग के पास भी आए होंगे कि एसिड अटैक के बहुत केस होते हैं। तो ऐसे में जब कोई आपके पास आता है, क्योंकि चेहरा एकदम पूरा बिगड़ जाता है, तो फिर ऐसे लोगों को आप लोग किस तरह से ट्रीट करते हो, कैसे उन्हें, क्योंकि एक तो अगर कुछ ऐसा चीज़ें होती है, काउंसलिंग भी शायद होती है, उसमें ज़रूरी होती है, फिर उनके चेहरे को उस हिसाब से लाना, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है आप लोग को? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं एसिड अटैक वाले, और इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्टेजेस करनी पड़ती है। पहले तो उनके जान बचाने के लिए, उसके बाद उनका फंक्शन लाने के लिए। कई बार ये गहरे जलते हैं तो उनमें बहुत डिफॉर्मिटीज और कॉन्ट्रैक्चर्स बोलते हैं, मैंने नाक, कान, मुंह टेढ़ा जहाँ पर जलता है वो पूरा चिपक जाता है। तो पहले उनको फंक्शन के हिसाब से इम्प्रूव करते हैं, लाइफ बचाना, फिर फंक्शन, कि अगर मुंह है तो खान पीना ठीक हो जाए, मुंह पूरा खुल जाए, आँख है, पलक है तो पूरे तरीके से काम करे, गर्दन है तो चिपके ना, फिर उसके बाद उस पर सुंदरता का काम होता है। ये स्टेज वाइज होता है, और अगर प्रॉपर जगह से करें, जैसे मैं इसमें एक बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सालों से एसिड अटैक फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और उनके बहुत सारे ट्रीटमेंट हम फ्री में भी करते हैं। और अभी पिछले साल ही एक पेशेंट थी जो जस्ट मैंने अंबिकापुर के पास में, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने एसिड डाल दिया था, उसके ऊपर रेप कर दिया था और बहुत मरी हालत में थी। उसको एनजीओ के द्वारा मेरे पास लाया गया, 3-4 महीना रखा गया, गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट मिली और उसकी जान बची। तो ऐसे काफ़ी केसेस भी देखने को मिलते हैं, और इसमें स्टेज वाइज काम हमको करना पड़ता है। अच्छा, जैसे एक तो आपने चेहरा तो सही कर दिया, लेकिन हाथ में शरीर के और भी हिस्से होते हैं, फिर उस पर भी काम करते हैं कि आप लोग का बस मेन मकसद होता है कि चेहरे, गर्दन से लेकर चेहरा तक सही हो जाए बस? नहीं, पूरे शरीर में काम करते हैं, पूरे बॉडी में काम करते हैं। जैसे एसिड जल गया या कोई और तरीके से जला है तो पूरा बर्न का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही किया जाता है। और बर्न्स के स्पेशल सुपर बर्न आईसीयू होते हैं, हमारे सेंटर में हैं, जिसमें अलग अलग क्यूबिकल्स होते हैं, जीरो बैक्टीरिया सिस्टम होता है, आइसोलेटेड नर्सिंग होती है, मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, फिर इसमें स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। कई बार पेशेंट से लेते हैं, कई बार स्किन बैंक्स होते हैं जिससे हम स्किन ले करके उनको लगाते हैं, उनकी जान बचाते हैं। तो ये भी एक नए प्रकार का ट्रीटमेंट है। तो ये मतलब दूसरे से स्किन लेते हैं, दूसरे से स्किन लेते हैं आप? दूसरों से लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं, या स्किन बैंक होता है। स्किन बैंक का एक कंसेप्ट होता है जो लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए लोग डोनेट नहीं करते। बहुत सिंपल टेक्निक होती है, और इसमें जैसे दूसरे ऑर्गन के जैसे ब्लड ग्रुप है, रिश्तेदार हो, या बहुत ज़्यादा जटिल
गवर्नमेंट की प्रक्रियाएं नहीं होती है, कोई भी डोनेट कर सकता है। और इसमें बेसिकली जैसे हम आलू को छिलते हैं वैसे पतला छिलका शरीर के जांग से, पीठ से ऐसे निकालते हैं, और डेथ के 6 घंटे बाद भी निकाल सकते हैं, जिंदा आदमी भी दे सकता है, किसी के घर से भी जाके ले आ सकते हैं, उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं रहती हैं। और ये जो स्किन होती है ये पूरे 5 साल तक काम में आती है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा। और ये बेसिकली जान बचाने के लिए होती है, इसका कॉस्मेटिक सर्जरी में कोई उपयोग नहीं है, बर्न्स केसेस में ही काम में आती है। तो मेरी आपके माध्यम से ये लोगों से अपील भी है कि स्किन डोनेशन के बारे में भी सोचें और दें, जिससे काफ़ी जले हुए लोगों की ज़िंदगी हम बचा सकते। तो जो परत निकाली जाती है तो क्या उसका असर नहीं दिखता है फिर अगले के स्किन पे? देखिए, अगर जो जिंदा आदमी है उनसे लेते हैं तो 8-10 दिन 15 दिन में सूख जाता है। अच्छा। हल्का फुल्का दाग या पिगमेंटेशन रहता है, बाकी उसको चलने फिरने, घूमने, खाने पीने वाने उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं आता। और डेड बॉडी से भी निकालते हैं तो उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई शरीर में कोई विकृति नहीं आती है, खाली सिंपल निकाल के एक बैंडेज कर देते हैं और फिर वो उनका क्रीमेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही सिंपल प्रक्रिया होती है। अच्छा, जैसे कैंसर भी होता है कई लोगों को, कैंसर जैसे मुंह का कैंसर हो गया किसी को जी, तो वहां से पूरा जैसे जबड़ा निकाल दिया जाता है। जी, जी। फिर किस तरह से आप लोग सर्जरी करते हैं? इसका पूरा कैंसर का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो करते हैं। उसमें जैसे जबड़े में हमको मांस चाहिए रहता है, अंदर की लेयर चाहिए रहती है, हड्डी चाहिए की जरूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर आजकल पैर में जो लेग होता है वहाँ पर एक फिबुला बोन होती है, उसका पीस को नस के साथ, मांस के साथ लेते हैं और उसको जोड़ते हैं। अच्छा। कई बार हम कमर की यहाँ इलैक क्रेस्ट होती है उसको लेते हैं, पीछे स्कैपुला हड्डी है उससे लेते हैं, या कई बार रिप से लेके बनाते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टेक्निक्स हैं, केस टू केस डिस्कस करके वैसे उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। दिक्कत कितनी आती है डॉक्टर साहब आप लोग को, क्योंकि आप लोग जब भी सर्जरी करते होंगे जी, मतलब कहने में तो बड़ा आसान लगता है कि हम लोग ये कर लें, लेकिन क्या दिक्कत और क्या परेशानी आपके सामने आती है जब आप किसी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं? जैसे आप ये जो ऑपरेशन होते हैं बहुत लंबे ऑपरेशन होते हैं, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे चलते हैं, लगातार उसमें काम करना पड़ता है। और बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो माइक्रोस्कोप में होते हैं, नेकेड आई से आप देख के नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा। बारीक खून की नसें हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। तो ये लंबे और टायरिंग ऑपरेशन होते हैं, पर एक बार ये काम अच्छा हो जाए तो उसका एक सेटिस्फेक्शन भी होता है। और बाद में पोस्ट ऑफ केयर भी इसमें काफ़ी लगती है, देखना पड़ता है कि 24, 48, 72 घंटे कि वो नसें काम कर रही है कि नहीं, उसमें खून फिर से जम तो नहीं गया है। तो ये स्पेशल केयर की इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, बहुत लोग आते होंगे, एक चीज़ है, बहुत हम लोग भी टीवी पे देखते रहते हैं और यूट्यूब पर भी बहुत देखते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा जो है इंसान गोरा भी बन जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, ये एज सच तो सही शब्द नहीं है। गोरापन कोई परमानेंट चीज नहीं होती है। अगर गोरा आदमी भी है उसको भी थोड़ा केयर करना पड़ता है, पर आजकल फेयरनेस का, ग्लो का बहुत फैशन हो गया। तो इसमें यूजुअली ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर क्रीम्स हैं, केमिकल पील हैं, लेजर ट्रीटमेंट है, इंजेक्शंस हैं, इनसे ही काफी लोगों का इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और ये है कि गोरापन को मेंटेन करना पड़ता है। कुछ रहता है कि सन से बचना है, कुछ मेंटेनेंस क्रीम है, कुछ टैबलेट्स हैं, वो इनको लंबा लेना पड़ता है, तो फिर ये मेंटेन रहता है। और नहीं तो फिर वापस थोड़ा उसका असर कम हो जाता है। मतलब अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे किसी ने ट्रीटमेंट लिया जी, एक हम झाई की बात करें, क्योंकि अक्सर लोगों को, जैसे महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के बाद उनके चेहरे पर झाई हो जाती है, जी, 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 तो जैसे लेजर ट्रीटमेंट कर दिया आपने, उस वक्त तो झाई सही हो गया, लेकिन फिर क्या उस झाई के लौटने की संभावनाएं भी रहती हैं? बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसमें बाद में जैसा मैंने बताया कि ये सब चीज़ों के लिए मेंटेनेंस चाहिए, तो उनको मेंटेन करना रहता है। धूप से बचना है, कुछ नाइट क्रीम्स लगाना है, दिन में जाएंगे तो सन स्क्रीन लगाना है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, जिसको मेंटेन करें तो उनकी झाइयाँ कंट्रोल में रहती हैं, नहीं करेंगे तो फिर से आने का डर होता है। तो फिर ऐसे में बात की जाए, अब चूंकि कॉस्मेटिक सर्जरी हो चाहे प्लास्टिक सर्जरी में तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, लेकिन जब कॉस्मेटिक सर्जरी में हम जाते हैं तो उसमें अगर केयर नहीं कर रहा है, फिर लोग कहते हैं यार हमारा तो पैसा लग गया, तब तो फिर हमारा पैसा फिर बर्बाद हो रहा है, तब तो अगर ये परमानेंट नहीं है तो फिर लोगों के दिमाग में आता है लोगों को, क्योंकि लोग पैसा लगाते हैं, लगा दिया किसी ने 1000, 10,000, 15,000, तो फिर उसका फ़ायदा कब तक दिखेगा?
ये सवाल होता है। ये जो है ना हर केस का अलग अलग है। जैसे हमने ये पिगमेंटेशन का बताया, इसमें बहुत मेंटेनेंस लगता है जी। पहले से काउंसलिंग लगती है, उनको बताना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी की नाक में हमने कोई सर्जरी करी या चेहरे को चेंज किया या हड्डी को चेंज किया या शेप को चेंज किया तो वो परमानेंट होता है। अच्छा, है ना। अब मान लो किसी के चेहरे में बहुत झुर्रियां हैं और उसके रिंकल्स बहुत हो गए हैं, तो उसका हमने कोई ट्रीटमेंट किया तो उनको बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है इसका असर अगर हम इंजेक्शन से ठीक कर रहे हैं तो 9 महीने 1 साल तक रहेगा, आपको फिर से ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है। अगर हम ऑपरेशन से कर रहे हैं तो हम उनको बताएंगे कि इसमें 2 साल 3 साल 5 साल तक रहेगा, क्योंकि एज को हम रोक नहीं सकते हैं। तो वैसे ही अब मान लीजिए किसी का मोटापा हमने कम किया या कहीं से फैट निकाला तो उस जगह में नहीं आएगा, पर केयर नहीं करेंगे तो दूसरी जगह आ सकता है। तो केस टू केस उसके फायदे हैं, उसके जो क्या प्रिकॉशंस हैं वो बताए जाते हैं। तो काउंसलिंग जो है कॉस्मेटिक सर्जरी में वो सबसे अहम बात होती है। काउंसलिंग करना, उनको समझाना कि ये ऐसा रहेगा, क्योंकि कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। हाँ। वो बोलते हैं मेरे को इस हीरोइन के जैसा नाक चाहिए, इसके हीरो के जैसा ओठ चाहिए, इसके जैसा डिम्पल चाहिए, इसके जैसा ये चाहिए। तो उनको काउंसलिंग करना पड़ता है कि हम वैसा का वैसा अगर आपके चेहरे में लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। आपके चेहरे के अनुरूप चीजें करें, उसके हिसाब से हम उसको चेंज करें तो बेटर रहता है। तो काउंसलिंग एक अहम हिस्सा है, वो अगर अच्छे से हो और पेशेंट समझे तो प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा, कई बार देखा गया है, कुछ एक्ट्रेस को हम लोगों ने देखा है कि होठ की सर्जरी कराए तो होठ काफी फूल गए उनके, ये भी काफी देखा जाता है। देखिए हर केस का उसके पोस्ट ऑफ केयर होते हैं। जैसे हमने कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ दिन तक सूजन आती है, फिर सूजन कम होती है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है 4-6 महीने के बाद तो टचिंग की जरूरत पड़ती है। कोई ऑपरेशन 1 से 2 सेटिंग के होते हैं। तो ये सब काउंसलिंग का हिस्सा है। तो एज सच, और अगर प्रॉपर जगह से नहीं कराएं, कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको डील करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। कई बार चीजें लोग उसको घुमा फिरा के थोड़ा बढ़ा के बता देते हैं, वो ऐसा रहता है नहीं रहता है। अपनी गलतियां कई बार पेशेंट नहीं बताता है, छुपा देता है कि मैं केयर नहीं किया, मैं ये नहीं किया। तो बाकी हर चीज के हम प्रिकॉशंस पेशेंट को समझाते हैं और वो केयर करे तो दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, कॉस्मेटिक सर्जरी महंगी क्यों है इतनी? देखिए ये बहुत गलत फहमी है लोगों को। मैं पिछले 35 साल से छत्तीसगढ़ रायपुर में मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहा हूँ। ये बहुत छोटा विलेज था, और मैं बोलता हूँ कि जितने खर्चे में दूसरे ऑपरेशन होते हैं उतने ही खर्चे में ज़्यादातर कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाती है। ये बहुत पुरानी बातें थी, लोग ऐसा सोचते थे कि कॉस्मेटिक सर्जरी लग्जरी है और खाली हीरो हीरोइंस ही करा सकते हैं। ये आज एक नीड हो गई है, और बहुत सिंपल एवरेज कॉस्ट में मैक्सिमम कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ट्रांसजेंडर की संख्या बढ़ी है जी, ऐसे भी लोग आते होंगे आपके पास? ऐसे बहुत आते हैं और खुल के आते हैं। मैं पिछले 30 साल से ये काम कर रहा हूँ। पहले लोग छुपे छुपे कराते थे, डर के कराते थे, क्योंकि क्या है कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना, उनका अपोजिट सोच होता है। अब घर में कोई लड़का पैदा हुआ, वो लड़की जैसे बिहेव करेगा तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो क्रिमिनल डायरेक्शन में जाते हैं। तो मैंने काफी साल से एज ए सोशल कॉज मैं इनका अपने तरफ से फ्री में ट्रीटमेंट करता हूँ, और अब ये ओपन हो गया है, समाज इनको एक्सेप्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है, और इसके कारण अभी रिसेंटली मेरे को गोल्डन बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। मैंने बहुत सारे लोगों का फ्री में ट्रांसजेंडर का ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बता रहे थे, तो हर चीज़ खुलकर उन्होंने बताई और बताया कि कॉस्मेटिक सर्जरी महंगी नहीं है। अब तो रिजनेबल रेट में भी कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाती है, और कुछ चीज़ें होती हैं उसको काउंसलिंग के ज़रिए बताया जाता है कि भाई अगर हम आपकी ये सर्जरी कर रहे हैं तो इतने दिन तक रहेगी या फिर इतने महीने तक रहेगी, फिर आपको या साल तक रहेगी, आपको आना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों की इनकी ये होती है कि जैसे आपका नाक टेढ़ा हो गया, कुछ और भी चीज़ें हैं शरीर के अंदर, अगर उसकी सर्जरी ये करते हैं तो वो ये परमानेंट है, उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।